जब उड़ान बोल रहा हूँ, हवाई जहाज सुन रहा हूँ तो अहमदाबाद प्लेन क्रैश याद आता है सर, दुर्भाग्यपूर्ण है। लोग थोड़ा सा संदिग्ध मानने लगे अचानक से उड़ान को। लेकिन जिस तरीके की उड़ान हम सड़कों पर भर रहे हैं, लोगों को अब विमान से ज्यादा सड़कों पर भरोसा हुआ है और इसके कारण आप हैं सर। मतलब जिस तरीके का काम हुआ है, मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि 11 सालों में बहुत आए बहुत गए, लेकिन नितिन गडकरी जी उनमें से हैं जो डटे रहे। तो डटे रह करके किस हालत में आपको सड़कें मिली थी और अब किस हालत में है, एक ब्रीफ अगर आप दे सकें तो। देखिए, मैं जब मंत्री बना 2014 में, तब 3,85,000 करोड़ के 406 प्रोजेक्ट बन पड़े थे। जैसे ये दिल्ली जयपुर वगैरह से बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, और वो प्रोजेक्ट इसलिए बन पड़े थे कि लैंड एक्विजिशन नहीं हुई, यूटिलिटी शिफ्टिंग नहीं हुआ, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिला, और इन सब छोटी समस्याओं के कारण काम बनते, मशीनें खड़ी थी। बाद में मैंने प्रयास किया कि कॉन्ट्रैक्टर, कंसल्टेंट, बैंकर्स, अधिकारी, हमारे ट्रांसपोर्ट भवन में नीचे फ्लोर पर एक ऐसा बड़ा कक्ष था, और उसमें बैठकर मीटिंग करता था कि क्या प्रॉब्लम है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि हमने 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट टर्मिनेट कर दिए, और बाकी जो प्रोजेक्ट थे उसके सोल्यूशन ढूंढे, और वो प्रोजेक्ट फिर से चलने लगे। हमने भारतीय बैंकों को करीब 3 लाख करोड़ के एनपीए से बचाया, और वो प्रोजेक्ट चले गए, अच्छे चलने लगे। फिर हमारे ध्यान में बात आई कि ये क्यों ऐसा हुआ। तो पहले 10% लैंड मिली, प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं था, प्रोजेक्ट अवार्ड हो गया। तो हमने ये तय किया कि अब जब तक 90% लैंड पोजीशन में नहीं आती, तब तक प्रोजेक्ट अवार्ड नहीं होगा। इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लियरेंस पूरी तरह नहीं मिलता, तब तक प्रोजेक्ट अवार्ड नहीं होगा। तो अब बड़े ने जब ये निर्णय किया, तो अभी समस्याएं नहीं है, अब प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। अड़चनें और समस्याएं होती है, पर आपने ये जो उड़ान वाली बात की, मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई और पुणे के बीच में करीब 9 घंटे लगते थे। तब जेट एयरवेज की 7 फ्लाइट्स मुंबई से पुणे आती थी। तो मैंने जाहिर किया था कि जैसे हाईवे पूरा होगा फ्लाइट बंद हो जाएगी। तो आपको ताज्जुब होगा कि अब 2 घंटे में मुंबई से पुणे आते तो फ्लाइट बंद हो जाती। तो जेट एयरवेज भी तो मैं अब आपको बता रहा हूँ कि इस साल दिसंबर तक दिल्ली से देहरादून फ्लाइट बंद हो जाएगी, दिल्ली से जयपुर फ्लाइट बंद हो जाएगी, और दिल्ली से चंडीगढ़ भी फ्लाइट, अब वो कनेक्टिंग इधर होगी तो बात अलग है, पर धीरे धीरे फ्लाइट बंद होगी। पर इसका मतलब ये नहीं पर देहरादून से हैदराबाद जाएगी, देहरादून से नागपुर जाएगी, मुंबई जाएगी। तो कहीं ना कहीं क्या है कि जैसे दिल्ली से देहरादून जाना है तो अभी रोड से पहले 9 घंटे लगते थे, अभी 4 घंटे लग रहे, जो पुराने रोड को हमने अच्छा बनाया। अब नया जब ये 15 दिन में एक पार्ट उसका खुल रहा है, तो वो ये रोड होने के बाद दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा। अब जब 2 घंटे में होगा तो यहाँ से देहरादून जाना है तो 1 घंटा पहले एयरपोर्ट जाओ, तो जाने के लिए 1 घंटा, वहाँ 1 घंटा पहले जाना 2 घंटे, फिर हवाई जहाज में बैठकर वहाँ जाने के लिए 40 मिनट, फिर वहाँ से घर जाने के लिए 1 घंटा, तो 4.5 घंटे लगेंगे। उसके बजाय आप घर से निकलकर ये अपने स्वामीनारायण मंदिर जो है वहाँ से डायरेक्ट एलिवेटेड रोड है, एक बार निकल गए तो 2 घंटे में देहरादून पहुंच जाएंगे। तो लोगों के 2 घंटे भी बचेंगे, पैसा भी बचेगा, तो लोग क्यों हवाई जहाज लेंगे। और ये कब तक हो जाएगा सर? ये तो अभी लगभग एक पार्ट 36 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड तो पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री जी की डेट लेके उसको इनॉग्रेट करेंगे, और आगे का काम भी दिसंबर तक हो जाएगा, दिसंबर में उसके पहले हो जाएगा। जी, नितिन गडकरी हमने देखा है कि मोदी सरकार के इंडिस्पेंसेबल मंत्री हैं, आपका विकल्प नहीं है। इसकी वजह क्या है? आप बहुत कर्मठ हैं, बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस काम करते हैं, उम्मीद से ज्यादा डिलीवर करते हैं, या बाकी मंत्री थोड़े सुस्त हैं, उनके मुकाबले आपकी एनर्जी ज्यादा है? कुछ नहीं है। देखिए, मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आप बहुत सोच रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत विचार कर रहे हैं, तो ये सच नहीं है। मैं जो लोग नजदीक से जानते हैं, मुझे एक ने बोला कि आप बहुत सोचते होंगे, बहुत अध्ययन करते होंगे। तो मैंने कहा क्या सोचते हो? तो बोला आज रात को क्या खाना है और कहाँ जाना है, यही सोचता हूँ। इसलिए ये
मैं केवल इसका श्रेय मुझे नहीं है, हमारे राज्य मंत्री बैठे हैं, हमारे अधिकारी बैठे, इंजीनियर्स है, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सब लोग मिलकर काम करते हैं, उन सबका मिलकर ये यश है, मेरे अकेले का नहीं है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से मैं केवल पुश करते रहता हूं कि कोई भी काम इम्पॉसिबल, ये शब्द मैं कहता हूं कि इम्पॉसिबल मीन्स आई एम पॉसिबल, होता क्यों नहीं, होगा। ये जो पॉजिटिविटी है, आत्मविश्वास है, इसके कारण विकल्प निकलते हैं और काम होते हैं। आपने एक बहुत बड़ा संदेश दिया, हालांकि हंसी आई उस पर, लेकिन बहुत गंभीर बात आपने कही कि जब लोग पूछते हैं कि क्या सोचते हो, तो मैं कहता हूं कि ये सोचता हूं कि शाम को क्या खाऊंगा, कहाँ जाऊंगा। इससे पता चलता है कि आपका मंत्रालय जो है वो कितना सिस्टमैटिक काम करता है, कि आप एक ऑटो मोड पर आपका मंत्रालय आ चुका है, सबको सबकी जिम्मेदारियां पता हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी, सवाल सबसे बड़ा ये है कि सड़क तो बन गई, लेकिन सड़क पर नियम, कायदे और कानून, इनका लोग पालन नहीं कर रहे। उनकी जागरूकता के लिए भी जिम्मेदारी आपकी है। और इसमें मैं देख रहा हूं कि जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उनमें कमी आई है, लेकिन वो रुके नहीं, बंद नहीं हुए। देखिए, ये 4 बातें इसमें इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं और 1,80,000 मौतें होती है, और मरने वालों की संख्या में 18 से 34 एज ग्रुप में 66% लोग मरते हैं। कोई यंग डॉक्टर है, इंजीनियर है। अब जितने लोग दंगे में नहीं मरते, जितने लोग लड़ाई में नहीं मरते, जितने लोग कोविड में नहीं मरते, उतने एक्सीडेंट में मर रहे हैं। इसके 4 कारण हैं। एक तो पहली बात तो रोड इंजीनियरिंग। अभी मैं आते समय एक फाइल पर मैंने साइन की, जो डीपीआर बनाते हैं उसमें जो लोवेस्ट आता है उसको हम देते थे। अब हमने उसमें काफी सुधार कि डीपीआर परफेक्ट बने, और ये रोड में हमने ऐसे जो ब्लैक स्पॉट निकाले कि जहाँ बार बार एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो ऐसे 40,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने वो ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाई करके सुधारे। तो रोड इंजीनियरिंग में जो सुधार करना है वो हमारी जिम्मेदारी। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, वो भी विभाग में है। अभी हमने भारत एनकैप रेटिंग लाया है। इकोनॉमिक मॉडल को भी आज चेक करना पड़ता है। 6 एयरबैग्स इकोनॉमिक मॉडल में भी कंपलसरी की। अब ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी वर्ल्ड स्टैंडर्ड का परफेक्शन है। तीसरी बात जो होती है इन्फोर्समेंट की, कि लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल पे बात करते, स्कूटर चलाने पे मोबाइल पे बात करते, रेड सिग्नल होगा तो रुकते नहीं है, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करते, ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में इरेगुलरिटी होती है। तो अभी हमने इन्फोर्समेंट में, रोड सेफ्टी में पेनल्टी बढ़ा दी, फाइन भी बढ़ा दी है। तीसरी बात जो है वो है एजुकेशन। इसमें ह्यूमन बिहेवियर जो है ये सबसे बड़ी समस्या है। अब लोग ये समझते नहीं कि ये जान कितनी इंपॉर्टेंट है। और देखो के बीच में क्रॉस करते हैं, आप कहीं भी जाओ ऐसे छलांग मार के कूदते इधर से उधर। तो अब मैंने अधिकारियों को कहा कि आप ऐसा करो कि हिंदुस्तान का हर नागरिक ये ओलंपिक स्टैंडर्ड का एथलेटिक्स प्लेयर है ऐसा समझ के इतनी ऊंचाई बढ़ाओ कि वो छलांग मार के भी कूद नहीं सकता। तो अभी हमने ये तय किया है कि रोड कोई छलांग भी नहीं मार सकेगा। तो ये बीच में डिवाइडर वैसे बना रहे हैं। उसके बाद में लेन डिसिप्लिन की समस्या है। तो ये जब तक ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं। आप विदेशों में जाइए, अगर आप रोड पर खड़े क्रॉस करने के लिए तो गाड़ी रुक जाती है, आपको पहले जाने देती है। या कोई हमारे यहाँ थोड़ा बहुत जनता जो है उनको थोड़ा बहुत सेंसिबल बनना होगा। और इसलिए अभी हमने ये जो काम किया है जी, कि जो छोटे बच्चे हैं, जो भविष्य के नागरिक हैं, उनके लिए हमने धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ मीटिंग करके प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में रोड सेफ्टी के लेसन्स आएंगे। फिर अभी शंकर महादेवन ने एक बहुत पॉपुलर गीत हुआ हमने रोड सेफ्टी में, परवाह करेंगे सुरक्षित रहेंगे, वो गीत हमने ये किया है। फिर अमिताभ बच्चन से लेकर बड़े बड़े लोगों को लेकर हम कैंपेन करते हैं कि भाई ये कितना महत्वपूर्ण इशू है। मीडिया का भी सहयोग चाहिए। हम सब लोग मिलकर समाज में रोड सुरक्षा के बारे में जागरूकता निर्माण करें। और मैं रूल्स ऑफ द रोड का पालन करूंगा, ऐसा अगर हर नागरिक तय करेगा तो हमारे यहाँ भी एक्सीडेंट नहीं होंगे। नितिन जी, आपने विदेश का जिक्र किया, और मैं कभी जब गया हूं, अभी रिसेंटली दुबई होकर आया, तो वहां पर मैंने देखा कि लोग ट्रैफिक नियमों का किस कदर रिलीजियसली उनको फॉलो करते हैं। हॉर्न नहीं बजाते, लेन में चलते हैं, साइड देते हैं।
पूरा एक सिविक सेंस उनके अंदर है। वही ड्राइवर जो इंडिया का था, जो मेरा दोस्त था, मैंने उससे कहा कि जब तुम दिल्ली आते हो तो क्या ऐसे ही गाड़ी चलाते हो? बोला नहीं यार, दिल्ली में तो सब चलता है। तो बेसिकली मैंने देखा कि वहां दुबई में ना तो कोई पुलिस वाला खड़ा था, ना कोई सीटी बजाते हुए पीछे दौड़ रहा था, लेकिन फिर भी कानून का खौफ था लोगों के अंदर। तो ठीक है, आपने कहा कि लोगों में जागरूकता आनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरीके से विदेशों में लोग जागरूक हैं, बिना पुलिस वाले के, बिना किसी चीज के, उन्हें पता है कि घर पे चालान आ जाएगा और ये, तो इस तरीके से क्या व्यवस्था आपको नहीं लगता कि यहाँ थोड़ी सख्ती के साथ लागू की जानी ये चाहिए? चालू होगी व्यवस्था, इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम। हम्म। अब मेरी गाड़ी मुंबई में, मुझे भी 2 बार चालान है कि वो स्पीड बढ़ गई थी तो उसको ड्राइवर को तो भरना पड़ा। अब बड़े प्रमाण पर फिर लोग तकरार करते हैं, आपने कितने फाइन्स लगाए, पेनल्टी बढ़ाई। दोनों बाजू से भी बातें होती है, पर मैं ये अपील करूंगा आपके मार्फत कि फाइन और पेनल्टी की बात छोड़ दीजिए। देखो, हमको जो जीवन मिला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और एक छोटी सी गलती हमारी पूरे जीवन को नष्ट कर देती है, और इसलिए जान है तो सब कुछ है। तो इसलिए मेरा अनुरोध है कि रोड पर चलते समय मैं जो रूल्स ऑफ द रोड है, सुरक्षा के नियम है, उसका मैं पालन करूंगा। सिंपल बात है। हेलमेट न पहनने के कारण 30,000 लोग मरे हैं। हमने तय किया कि जो नई स्कूटर खरीदी करेगा, व्हीलर, कार या मोटरसाइकिल या स्कूटर, उसको कंपनी 2 हेलमेट देगी ISI स्टैंडर्ड के, ताकि हेलमेट पहनो। अब जो विशेष रूप से 10,000 बच्चे स्कूल के आजू बाजू में मरे हैं, क्योंकि एंट्री और एग्जिट पॉइंट स्कूल की जो है वो अच्छी बननी चाहिए। तो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट में कहा कि सबको कहो कि बच्चे जब स्कूल छूटती है तो कहाँ खड़े रहते हैं, रास्ता कैसे क्रॉस करते हैं, वहाँ फुट ओवर ब्रिज बनाओ। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे छोटी छोटी बातों के ऊपर समाज में संवेदनशीलता होगी, और सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल सेंसिटिवनेस, तीनों बातें होगी। और हम सब लोग अगर जागरूक होंगे तो ये जरूर होगा। मुझे लगता है, मैं लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि जो लोग ऐसा रास्ता क्रॉस कर रहा है, वायलेशन कर रहा है, उसको फोटो निकाल के मीडिया को भेज दो। ये सज्जन देखो, ये रोड को छलांग मार के जा रहे हैं, तो उसको संकोच होगा। कई बार मेरे मन में आता है नितिन जी, मैं सड़क पर जा रहा होता हूँ, देखता हूँ कि कोई एक दबंग टाइप का इंसान बुलेट पर जा रहा है बिना हेलमेट के, मुझे लगता है मैं इसका फोटो खींच के ट्वीट कर देता हूँ, लेकिन उससे मेरी आइडेंटिटी रिवील हो जाएगी। कल को वो आकर के मुझे कोई नुकसान पहुंचाए, इस डर से मैं ऐसा नहीं कर पाता। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो आइडेंटिटी रिवील होने के डर से, जो आप कह रहे हैं कि वो फोटो नहीं भेजते। तो क्या इसके लिए कोई पोर्टल होना चाहिए जिस पर हमने वो फोटो खींची और अपलोड कर दी और उसका चालान हो जाए, उचित कार्रवाई हो जाए? सबसे अच्छा मीडिया कर सकती है कि जिन जो लोगों ने वायोलेशन किया उनका आजकल इमेज मिल जाती है, प्रतिमा, उसका फोटो दिखाइए कि ये व्यक्ति है, यहाँ रहते हैं, इन्होंने ऐसा ऐसा किया। अभी हमने इतनी अच्छी से 16 जो लाइसेंसेस वगैरह लगते थे, वो हमने डिजिटल लॉकर बनाया मोबाइल फोन में। अब आपको कागज साथ में लाने की जरूरत नहीं, कोई पुलिस वाला रोकता है तो आप तुरंत मोबाइल पे उसको कागज दिखा सकते हैं। तो धीरे धीरे हमने लोगों को किस प्रकार से इसमें राहत मिलेगी ये कोशिश की है। थोड़ा लोग अपने खुद के लिए, अपनी जान के लिए, अब अपने कोई MBBS का लड़का है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज का है, कोई IIT का है, जिस परिवार से यंग इतना पढ़ा लिखा लड़का चला जाता है, उनके ऊपर क्या बीतती होगी। जिनके रोड में एक्सीडेंट, हाथ पैर कट जाते, उनकी क्या हालत हुई होगी। मेरा पैर 4 जगह टूटा है। मेरे कार का एक्सीडेंट में लीडर ऑफ ऑपरेशन था महाराष्ट्र में, पुलिस प्रोटेक्शन में 10-12 कारें थी और उसमें कैटरेक्ट निकला ड्राइवर को। अब क्या होता है कि सरकारी सेवा में या इधर कैटरेक्ट निकला तो उसको ड्राइविंग नहीं करने देते, तो वो झूठा सर्टिफिकेट लाता, कुछ तो भी करता। तो उनको दूसरी जगह देनी चाहिए। अब मैंने बाद में जब ड्राइवर के, मैं PWD मिनिस्टर था महाराष्ट्र में, तो मैंने जब चेक किया तो अनेक ड्राइवर ऐसे थे कि जिनको दिखते ही नहीं था। आपको बताते हुए मुझे संकोच हो रहा है, एक केंद्रीय मंत्री थी, उनका ड्राइवर एक आंख से अंधा था, और एक मुख्यमंत्री था, उसका ड्राइवर दोनों आंखों से अंधा था। ये कैसे पॉसिबल है सर? हाँ, ये मैं सब बातें, दिव्य दृष्टि से गाड़ी कोई कैसे चला सकता है? और वो आवाज के इससे चला था। ये क्या हो रहा है? ये सब बातें निकली है, मैं नाम नहीं लेता उनका, मेरे पास नाम भी है। अब तो मेरे को इच्छा हो रही नाम। पहला काम एक करिए आप कि आपको जो टैक्सी का ड्राइवर आप यूज करते हो गाड़ी, उसके आंखों की जांच प्राइवेट डॉक्टर से करके, उसको कैटरैक्ट नहीं है, उसकी आंखें ठीक है, ये सर्टिफिकेट लीजिए।
मैं लोगों को भी आह्वान करता हूँ, कोई तो भी आपके आता है वो ये बोलता है ये ड्राइवर 8,000 रुपए में काम करेगा, रख लो। अरे भाई पर उसके आगे ठीक है कि नहीं देख लो ना। नहीं तो 10,000 रुपए में 2,000 की बचत कितनी महंगी पड़ेगी। तो ये जो फिटनेस है, ये सब जांच है, ये करनी चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान। आपने जो बात कही उस पर मुझे किस्सा याद आ गया। 25 साल पहले जब मैंने टीवी इंडस्ट्री ज्वाइन की थी, तब नाइट शिफ्ट करके हम कैब से जा रहे थे। तो कैब का ड्राइवर था, मुझे अभी तक उसका नाम याद है, शेर सिंह। तो स्पीड ब्रेकर पे उसने बहुत तेज गाड़ी कुदा दी। तो मैंने कहा यार शेर सिंह क्या कर रहे हो, देख नहीं रहे हो? बोले सर डबल शिफ्ट करते हैं, 24-24 घंटे गाड़ी चलाते हैं। नहीं दिखा। तो मैं 24 घंटे गाड़ी क्यों चलाते हो, सोते नहीं हो क्या? बोले सो ही तो रहा था सर। तो ये आप सही कह रहे हैं। अभी इसके ऊपर हमने नियम बनाया कि लेबर लॉस के मुताबिक कोई 8 घंटे के ऊपर काम नहीं कर सकता। अभी ट्रक ड्राइवर के लिए ये भी 18-18, 16-16 घंटे चलाते हैं। विदेशों में ऐसी सिस्टम है कि वो कार्ड डालता है और 8 घंटे हुए कि उसको उतरना ही पड़ता है, गाड़ी चालू नहीं होती। अब वो ला रहे हम लोग, इसके बाद ट्रक और बसेस में कार्ड सिस्टम होगी, 8 घंटे हो गए तो गाड़ी चलेगी। और दूसरा, अभी ये कानून भी लेबर मिनिस्टर और मेरी मीटिंग हुई मनसुख भाई मांडविया जी की, सुप्रीम कोर्ट का भी एक निर्णय आया है। पर प्रॉब्लम है कि देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। और मुझे जब लोग पूछते ड्राइवरलेस कार के बारे में, तो मैंने कह दिया लोगों को कि हमारे देश के गरीबों के रोजगार है ये। मैं जब तक हूं तब तक ड्राइवरलेस कार हिंदुस्तान में नहीं आएगी, क्योंकि लोगों का रोजगार इंपॉर्टेंट है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं अगर 8 घंटे लगा दूं तो कल ड्राइवर ही शॉर्टेज हो जाएंगे। तो हम 2000 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हिंदुस्तान के अलग अलग जगह पर खोल रहे हैं, विशेष रूप से सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड ट्राइबल एरिया में, पिछड़े हुए क्षेत्र में, ताकि वहाँ के युवा ड्राइविंग सीखे और उनको रोजगार मिले। ड्राइविंग में दिक्कत यह है सर कि आप ट्रेन ड्राइवर्स को अगर सड़क पर उतार भी देंगे तो बहुत सारे ऐसे लोग भी सड़क पर चलते हैं जिन्हें ना तो ड्राइविंग की तमीज है, ना कानून का खौफ है। अब भी मैं कई बार देखता हूं कि लोग बिना हेलमेट के नोएडा में गाड़ी चला रहे हैं और जैसी दिल्ली आती है तो वो हेलमेट पहन लेते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उनके अंदर सेंस नहीं है। दिल्ली के आते, दिल्ली की सरहद में एंटर करने से पहले वो हेलमेट पहन लेते हैं, लेकिन नोएडा में नहीं पहनते। तो ये फर्क क्यों है? यानी दिल्ली में तो खौफ है, नोएडा में नहीं है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, नाराज मत होना। नहीं ये केरल में 99% लोग हेलमेट पहनते हैं। वो कानून के प्रति बड़े संवेदनशील और सम्मान रखते हैं। फिर आजकल मैं रोड पर, मुझे भी इसकी आदत है, तो मैं 10 मिनट में जितने स्कूटर, टू व्हीलर दिखते, कितने लोगों ने हेलमेट पहना नहीं पहना देखता हूँ। तो अब 10 में से 7-8 लोग हेलमेट पहन रहे हैं, तो परिवर्तन हुआ है। और अभी ये जो टू व्हीलर को भी हम लोग ये जो दे रहे हैं, ये 2 हेलमेट कंपनी देगी तो लोग पहनेंगे। प्रॉब्लम जो है वो उत्तर भारत का है, बिहार, यूपी, दिल्ली, इधर का। मैंने इसीलिए नोएडा कहा सर। यहाँ ये प्रमाण थोड़ा ज्यादा है। हाँ। अब मैं एक दोष नहीं देता किसी को, पर अब धीरे धीरे यहाँ भी लोगों से, एनजीओ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। सर उत्तर भारत में भी तो अपनी ही सरकार है, मतलब दिक्कत क्या है? नहीं, सरकार किसकी है प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है। ह्यूमन बिहेवियर का संबंध कोई पार्टी, सरकार, जात, पंथ, धर्म और भाषा से नहीं है। कानून के प्रति डर और सम्मान ये संवेदनशील नागरिक का लक्षण है कि नहीं मैं नहीं करूंगा। ये चलता है वाला जो बात है ना, आपने कहा चलता है, ये चलता है वाला शब्द सबसे बेकार है, तो तुम्हारी जान चले जाती है इसमें। धीरे धीरे आप लोग भी, सब लोग हैं, कोई अगर वायोलेशन करता होगा तो उसको समझाइए, ये मत करिए। मैं बहुत बार रोक कर, एक आधा कोई दिखता तो मैं बोलता अरे बेटा क्यों तुम्हारी जान जाए, ऐसा क्यों कर रहे हो, रोक के समझाता हूँ। धीरे धीरे लोगों को समझाना और कॉलेजेस में, स्कूल में नए भविष्य के नागरिकों को कानून के प्रति ये जो बातें उसको सिखाना, यही काम करना पड़े। इंडिया में भी आप लोगों ने, जैसे भी हमने एडवर्टाइजमेंट तैयार किया अमिताभ बच्चन की, 12-13 एडवर्टाइजमेंट है, तो वो सब एडवर्टाइजमेंट में वो कहते हैं लोगों को, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे लोगों को समझाना ही होगा और लोगों को समझाने की भी जिम्मेदारी हमारी है। ये समझकर हम भी काम कर रहे हैं। समाज में मीडिया बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग भी इसमें हमको सहयोग करें और जनता भी सहयोग करे और अपनी जान की रक्षा करे, यही मैं उनको अपील करता हूँ। एक और बहुत बड़ी समस्या है नितिन जी, जिसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, ऑलरेडी आपके संज्ञान में होगी। जी न्यूज ने बाकायदा अपने 9 बजे रात के शो डीएनए में, जिसे राहुल सिन्हा करते हैं, हमने एक कवर स्टोरी दिखाई थी जिसमें हमने दिखाया था कि फैमिली के एक फैमिली का एक्सीडेंट हो गया और बच्चे और फैमिली वाले तड़प रहे हैं कि कोई उन्हें बचा ले, लेकिन जो लोग हैं वो वीडियो बना रहे हैं उनका।
इतनी इनह्यूमैनिटी हो गई है कि लोग मदद करने से ज्यादा वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर निकल लेते हैं। पूछिए किसी से कि भाई आपने क्यों मदद नहीं की, तो कहते हैं पुलिस के चक्कर में अपने को नहीं फंसना। ऐसे लोगों के लिए जो मदद करना तो चाहते हैं लेकिन पुलिस के डर से, पुलिस केस के डर से नहीं करते हैं। आपको नहीं लगता कि इसको इनकरेज किया जाना चाहिए, उनकी फीलिंग्स को, कि भाई लोग अगर किसी घायल को सड़क पर देखें तो सबसे पहले मदद करें, वीडियो ना बनाएं उसका? पहली बात तो ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दिया है और अभी हमने भी निर्णय किया है कि अगर एक्सीडेंट होने के बाद उसकी जान बचाने के लिए उसको बचाएगा, पुलिस स्टेशन हॉस्पिटल पहुंचाएगा, तो ये मदद करने वाले व्यक्ति के ऊपर पुलिस कोई इंक्वायरी नहीं करेगी, कोई कार्रवाई नहीं करेगी, उसको कोई तकलीफ नहीं देगी। फिर हमने दूसरा निर्णय किया है कि जो व्यक्ति एक्सीडेंट होने के बाद ये जो जख्मी व्यक्ति उसको लेकर अस्पताल पहुंचाएगा तो उसको हम राहत करके नाम दिया है और ये काम जो करेगा उसको 25,000 रुपए का अवार्ड हम मिनिस्ट्री की तरफ से उसको देंगे। और जो भी हॉस्पिटल में उसको एडमिट करेगा उसको 7 दिन तक का खर्चा, मैक्सिमम अप टू 1.5 लाख रुपए, ये तुरंत हमारी वेबसाइट है, उसमें एफआईआर जैसे होगा रिकॉर्ड आ जाएगा, उस दवाखाने को उतना पैसा मिल जाएगा। मुझे लगता है ये आपको अमिताभ बच्चन से करवाना चाहिए विज्ञापन, ये बहुत जरूरी है, इसके बारे में जानकारी नहीं लोग। हम इसको शुरू हुआ, कुछ पायलट प्रोजेक्ट कुछ स्टेट में हुआ है, अब ऑफिशियली हमने नोटिफिकेशन में निकाला है, अब इसका प्रचार कर रहे हैं। जरूर हमारे तरफ से हम मीडिया में और बाकी जगह करेंगे, पर आपने आज अच्छा हुआ ये प्रश्न पूछा, मैं आपको धन्यवाद देता हूं, जिसके कारण लोगों के पास ये जानकारी जाएगी। और मैं लोगों से अपील करूंगा कि एक्सीडेंट होने के बाद भागिए मत, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। आप उस जख्मी को उठाकर, अभी ये भी ट्रेनिंग है कि कैसे उठाना, होल्ड नहीं करना, इसके बारे में भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। हमारे यहाँ नागपुर में एक संस्था है, उनने 600 लोगों की जान बचाई है और ऐसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो ये काम कर रही है। मैं आप सबको आह्वान करता हूँ कि ऐसे लोगों को उठाइए, उसको हॉस्पिटल पहुंचाइए और आपको हम राहवीर करके भी पुरस्कार देंगे। और दूसरी बात, जो हॉस्पिटल है उसके लिए 1.5 लाख रुपए 8 दिन का खर्चा देंगे। इंश्योरेंस कंपनी के साथ हमने एमओयू किया है और इसके कारण निश्चित रूप से जान बचेगी। अभी एक रिपोर्ट आया कि अगर एक्सीडेंट होने के बाद अगर 1 घंटे के अंदर ये जो 1,80,00,000 मौतें हुई है, इन लोगों को अगर हम हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो शायद 50,000 लोगों की हम जान बचा सकते हैं। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि हमारे ऑर्गन डोनेशन शुरू हुआ है, ड्राइविंग लाइसेंस में उसकी नोंद है। अगर किसी कारणवश उसका मृत्यु होता है तो ऑर्गन डोनेशन के कारण उसकी आंखें दूसरे को देकर दृष्टि दे सकती है। उसके अलग अलग प्रकार के जो उसके विशेष रूप से ऑर्गन्स है, ये दूसरे आदमी के जीवन को बदल सकते हैं, तो वो भी डोनेट कर सकते हैं। इन सब बातों में हम तो कोशिश कर रहे हैं, नियम भी हमने बनाए, पर जनता का सहभाग जितना ज्यादा मिलेगा उससे ये कर पाएंगे। इसलिए मैं आपके मार्फत सबको अपील करता हूं कि इसके लिए आप जरूर सहयोग करिए, ये बहुत उपयोगी बात होगी। एक और बात हमने की है कि हाईवे पर अभी हम लोग रोड साइड में हेलीपैड रख रहे हैं, ताकि एक्सीडेंट होने के बाद तुरंत हेलीकॉप्टर में उठाकर हम हॉस्पिटल तक पहुंचा। ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा। ये भी कर जी। दूसरा, हाईवे पे हमारी एम्बुलेंस भी है कि किसी भी स्थिति में हमने जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्बुलेंस है, 100 नंबर 108 नंबर वगैरह होता है, तो तुरंत मैक्सिमम 15 से 20 मिनट के अंदर एम्बुलेंस आएगी, उसको उठाकर जाएगी। और आज मुझे बताते हुए आपसे खुशी हो रही है कि आज भी मैंने उस फाइल पर साइन किया कि हमने एम्बुलेंस कोड बनाया। क्या होता है कि बस गिर जाती है, लोग इकट्ठा होते हैं, पर वो बॉडी काटनी पड़ती है। हमारे पास सब है, वेंटिलेटर है, सलाइन है, पर बॉडी निकल नहीं पाती जख्मी आदमी को। तो उस कोड में हमने अभी ऐसे टूल्स डाले हैं कि लोग तुरंत उसको लेकर बस या ट्रक या कार को काट सकेंगे, उसको उठा सकेंगे, उसको हॉस्पिटल में तुरंत ले जा सकेंगे। अभी ये जो पहाड़ी प्रदेश है, उत्तराखंड, हिमाचल, कश्मीर में, वो खाई में बस गिर जाती है, अब उससे निकालने में लोगों को 12-14 घंटे 16 घंटे लग जाते, तब तक मर जाते वो। तो इसलिए ये कोड जो अभी एम्बुलेंस कोड नया लाया है, इसके कारण भी उपयोग होगा। एम्बुलेंस में वेंटिलेटर है, ईसीजी है, सलाइन की व्यवस्था है, तो नेचुरली हम उनकी हॉस्पिटल तक ले जाने तक जान बचा सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें हम जान बचाने में यशस्वी हो सकते हैं और लोगों का इसमें सहयोग मिलेगा तो बहुत बड़ा काम होगा। मैं तो इसके बारे में बहुत संवेदनशील हूँ, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मैं भुगत चुका हूँ कि एक्सीडेंट होने के बाद
कितना नुकसान होता है। जिन परिवारों में से आपको बताते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि हमारे देश का 3% जीडीपी ये एक्सीडेंट में जो नुकसान होता है उसके कारण हमारा देश का नुकसान हो रहा है। और जिन लोगों में, जिनके घर में जो कमाने वाला लड़का है, लड़की है, वो जब हाथ पैर टूट जाते तो पूरा परिवार का भविष्य पूरी तरह समाप्त हो जाता है। और इसलिए ये केवल 1,80,000 लोग नहीं मर रहे, 3 लाख लोगों के हाथ पैर टूट रहे हैं और उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा सोशल इश्यू है। समाज ने संवेदनशीलता के भाव से इसके तरफ देखना चाहिए और इन लोगों की जान बचानी चाहिए। यही मैं आपके मार्फत सबको अपील करूंगा। जी, अब मैं आता हूं कि आपके एडवांस विजन पर, जिसमें आप एयरबस की बात कर रहे हैं। आपने कहा दिल्ली और बेंगलुरु में इस तरीके की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए किस तरीके की प्लानिंग तैयार है, कितना काम हो चुका है सर? और इससे अभी तो हम सड़कों पर ही लोगों को सिविक सेंस नहीं सिखा पाए, ट्रैफिक के नियम नहीं बता पाए, हालांकि उससे हम बच जाएंगे एयरबस के मामले में, लेकिन कितनी तरक्की आप देख रहे हैं उस मामले में? देखिए, आप ये थोड़ा दिल्ली की जानकारी मुझसे कम है। ये धौला कुआं से मानेसर का रोड है। तो ये धौला कुआं में, अब लोगों को याद होगा, आज से 5-6 साल पहले मुझे इतना ही मालूम है, एयरपोर्ट उतरना, धौला कुआं से घर पे जाना, हर बार मैं आधा घंटा पौन घंटा लटकता था। अभी हमने वो अच्छी तरह सॉल्व किया है। बाद में हम जब गुड़गांव की तरफ जाते हैं, वो शिव मूर्ति वगैरह की तरफ रोड पर वो शादियां होती है। मैं एक शादी में गया था, 1.5 घंटा फंसा था। तब मैं कोई बोलता कि उधर शादी है तो मैं बोलता मैं नहीं आता हूँ। तो अभी हमने द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बनाया, UR2 बनाया, और वहां भी हमारी टनल भी शुरू हो गई है। डायरेक्ट एक टनल ऐसी है, जमीन के अंदर टनल है, ऊपर में भी रोड है, ऐसे 26 लेन है टोटल, और एक पिलर पर 3-3, 4-4 लेयर है। और उससे डायरेक्ट एयरपोर्ट, पानीपत से T3 आने के लिए 3.5 घंटे लगते थे। अब आप 1 महीने के अंदर वहां से आने के लिए आपको केवल 30 मिनट लगेंगे। अच्छा, हाँ। और वो जो टनल से डायरेक्ट एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। तो नेचुरली अब ये जो दिल्ली से अपना धौला कुआं से, गुड़गांव से अपना कौन सा जो आखिरी दिल्ली का हरियाणा का गांव है, मानेसर, तो हम लोग एक हवा में चलने वाला पॉन्ड सिस्टम तैयार कर रहे हैं। वर्ल्ड की सब टेक्नोलॉजी आई है और उसमें हवा में पॉन्ड्स होंगे, वो 25 से 125 सीटर का, और वहां से लोग बैठकर ऊपर के ऊपर चले जाएंगे, तो गाड़ी नहीं इतना कम होगा। दूसरा, मैं आपको फिल्म भेज दूंगा। आज ही नागपुर में हमने टेंडर इश्यू किया पहले पायलट प्रोजेक्ट का। 135 सीटर बस है, डबल बस जोड़कर, उसके ऊपर फ्लैश चार्जिंग है। वो बस स्टॉप पर खड़ी रहेगी, फ्लैश चार्जर नीचे आएगा, बस चार्ज होगी। बस के अंदर एग्जीक्यूटिव क्लास की सीटें हैं, बस एयर कंडीशन है, जैसे एयर होस्टेस होती है वैसी बस होस्टेस भी होगी, चाय पानी नाश्ता भी मिलेगा। 120 किलोमीटर के बस चल सकती है। और ये जो बस है, इसका किराया, ये जो डीजल चल रही है जिसमें हॉर्न चढ़कर सब बचता है, वो बस के किराए से 30% कम होगा। और ये सिस्टम अभी पायलट प्रोजेक्ट का आज ही टाटा और एक ही करके 2 कंपनी है, और फ्लैश चार्जिंग सिस्टम हिटाची और सीमेंस के पास है। हम पहला प्रोजेक्ट सक्सेस होने के बाद दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से चंडीगढ़, सब जगह पर, मुंबई से पुणे, मुंबई से नासिक, हैदराबाद से बेंगलोर, ये इस प्रकार की एक बड़ी पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंफर्टेबल, जब आप लैपटॉप पर अपने टीवी पर देख सकोगे, आप काम करते करते बस में बैठकर जाओगे। तो धीरे धीरे लोगों में मास रैपिड ट्रांसपोर्ट को इनकरेज करना, ये हमारा प्रयास है। तो इससे बड़े प्रमाण पर लोग उसमें जाएंगे, तो इसका भी फायदा होगा, और लोग फिर अपनी गाड़ियां यूज नहीं करेंगे, तो थोड़ा कम होगा ट्रैफिक। जी, अंतिम कुछ सवाल सर। हमने हाईवेज की बात की जिनमें कोई खराबी नहीं, बिल्कुल दुरुस्त हैं, लेकिन अगर मैं इंटीरियर्स की बात करूं, छोटे शहरों की बात करूं, अंदर शहर के अंदर की रोडों की बात करूं, तो कई दफे हमने ये समस्याएं देखी हैं कि जहां स्पीड ब्रेकर बनना चाहिए वहां नहीं है, और अगर बन भी गया तो प्रॉपर इंडिकेटेड नहीं है। कल जो आया था उसे नहीं पता, स्पीड ब्रेकर बन गया और गाड़ियां उछलती हैं, एक्सीडेंट पॉसिबली हो जाते हैं वहां पर। इस समस्या से निजात पाने के लिए अगर स्पीड ब्रेकर है तो प्रॉपर होनी चाहिए, उसका इंडिकेशन आधे किलोमीटर पहले से होना चाहिए, स्पीड ब्रेकर है। इस तरीके की बहुत चीजें मैं देखता हूं कई शहरों में, छोटे शहरों में नहीं है,
वहां स्पीड ब्रेकर हैं, जहां होना चाहिए वहां नहीं है, अगर हैं भी तो उनका प्रॉपर इंडिकेशन नहीं है। स्पीड ब्रेकर होने नहीं चाहिए। ये स्पॉन्डिलाइटिस के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन की प्रैक्टिस बढ़ाने वाली बात है। आप ये बहुत डेंजरस है। तो स्पीड ब्रेकर के बजाय हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग टाइप, काला पीला व्हाइट ऐसे क्रॉसिंग करते हैं, जिससे ड्राइवर एकदम अलर्ट होकर गाड़ी रोक देता है, स्पीड कम करता है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है। फिर हम लोग आज सोलर ट्रैफिक सिग्नल लगाते, अगर वो है तो लोग उसमें, गाड़ियां नहीं है तो क्रॉस कर सकते हैं। जो बड़े बड़े स्पीड ब्रेकर लगते हैं वो अच्छे नहीं है। उसका जो अध्ययन किया गया उससे पूरे पीठ के दर्द बढ़ता है, कमर का दर्द बढ़ता है, स्पॉन्डिलाइटिस होता है। ये सब बातों के लिए ये स्पीड ब्रेकर का आग्रह जनता करती है, हमारे यहाँ स्पीड ब्रेकर लगाओ, क्योंकि उनको पता नहीं इसके आगे क्या परिणाम है। पर इसके बजाय ये जो सिस्टम मैंने कही, ये करने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, एक्सीडेंट नहीं होगा। ठीक है, अंतिम सवाल मेरा ये है सर कि विजन 2047 की बात हो रही है। नितिन गडकरी जी अपने सड़क एवं परिवहन मंत्रालय को लेकर के 2047 की कैसी तस्वीर दिखाना चाहते हैं? हमको 2047 में सड़कों के लिहाज से कैसा लगेगा हिंदुस्तान? देखिए, पहली बात तो ऐसे है कि हमारे देश की सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। जब 2014 में हमारी सरकार आई तो इस इंडस्ट्रीज का साइज 14 लाख करोड़ था। अभी हम लोग 7वें नंबर पे थे। अभी 4 महीने पहले हमारे इंडस्ट्री का साइज 22 लाख करोड़ हुआ है और हमने जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए। दुनिया में पहले नंबर पर है अमेरिका, उनके इंडस्ट्रीज का साइज है 79 करोड़। फिर है चाइना, वो है 48 लाख करोड़, और इंडिया 22 लाख करोड़ है। और जिस प्रकार से मर्सिडीज से लेकर ऑल ब्रांड्स, लगभग एक आधा छोड़ दो, सब इंडिया में आ रहे, इंडिया से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ट्रैक्टर्स इंडिया में ज्यादा बन रहे हैं। 2 व्हीलर हम वर्ल्ड में नंबर 2 पर है। हमारे टीवीएस, बजाज, होंडा, हीरो, इनका 50% प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होता है। और ये इंडस्ट्री है कि जो देश में 4.5 करोड़ युवाओं को जॉब दिया है। ये इंडस्ट्री है जो जीएसटी के मार्फत राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा जीएसटी देती है। और ये इंडस्ट्री है कि ये जो हमारे 3.5 लाख करोड़ के कंपोनेंट्स एक्सपोर्ट होते हैं, और इसमें हमारे एक्सपोर्ट के कारण हमारे देश के वेल्थ को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इस इंडस्ट्री को पहला हमारा टारगेट है कि आने वाले 5 साल में हम वर्ल्ड में पहले नंबर पर पहुंचे। ये हमारी कोशिश है कि नंबर 1 इन द वर्ल्ड। जो प्रधानमंत्री जी का आत्मनिर्भर भारत की कल्पना है, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की कल्पना है, ये पूरी करने में ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, अब हम लोग एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। इतनी संख्या, आप मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। दिल्ली से मुंबई, ये केवल हाईवे नहीं है। हम हमारे बचपन में भाषण में बोलते थे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। मैं केवल एक ही उदाहरण बताता हूँ आपको। मनाली से निकलकर रोहतांग पास आने के लिए 3.5 घंटे लगते हैं। अब अटल टनल बनी है, 8 मिनट में आते हैं। फिर वहां से निकलकर लद्दाख ले आने के लिए हम 8 टनल बना रहे, रोड बड़ा बना रहे। और लद्दाख ले आने के बाद कारगिल के नीचे जोजिला टनल, 12,000 करोड़ की आशिया की सबसे बड़ी टनल हम लोग बना रहे। 75% काम पूरा हुआ। उसके बाद में हमारा छेड़मोर टनल पूरा हो गया। फिर हम श्रीनगर आते हैं, और श्रीनगर और जम्मू के बीच में हम 36 टनल बना रहे हैं, उसमें से 23 पूरी हुई है। और जम्मू आने के पहले राइट हैंड पलट कर कटरा से हम दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे से डायरेक्ट दिल्ली आते हैं। और दिल्ली आने के बाद दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़कर सूरत जाते हैं। सूरत से अभी उत्तर से दक्षिण जाने के लिए आपको मुंबई, पुणे, सोलापुर, कोल्हापुर जाना पड़ता है। पर सूरत में भी आपको नया रोड बना रहे हैं ग्रीन, से नासिक, नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, पूरा साउथ। तो ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, और ये पूरा एक्सिस कंट्रोल रोड है। और जिसके कारण ये दिल्ली से जो चेन्नई ये डिस्टेंस है, ये 340 किलोमीटर कम होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगा कि हमारे देश को अगर आगे जाना है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करना है। हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 16% है, चाइना की 8% है, और यूरोपियन देशों की लॉजिस्टिक कॉस्ट, अमेरिका और यूरोपियन देशों की 12% है। अभी IIM बेंगलोर और IIT कानपुर और IIT चेन्नई ने अध्ययन किया,
और पहली बार उन्होंने मान्य किया है कि हमारे देश की लॉजिस्टिक कॉस्ट ये 16% से 6% कम हुई है, 4 से 6%। अब मेरा विश्वास है कि इस साल में दिसंबर तक ये सिंगल डिजिट पे आएगी, तो 6% कम होगी तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना बढ़ेगा, क्योंकि हम और कॉम्पिटिटिव बनेंगे और आत्मनिर्भर भारत बनेंगे। तो उसके साथ साथ हम लोग अभी ट्रक में डीजल पे चलती है, तो एलएनजी लाया, सीएनजी लाया, इथेनॉल लाया, अब पेट्रोल अभी इलेक्ट्रिक आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है। तो जो अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल आएगी, हम 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इंपोर्ट कर रहे हैं, और उसके कारण हमारे यहाँ बड़े प्रमाण पर दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है। तो अब आने वाले समय में इस इंपोर्ट को कम करना और अल्टरनेटिव और बायो फ्यूल को बढ़ावा देना। और आखिर में एक बात कहूंगा जी, कि जो हमारी विजन है, ये पानीपत में इंडियन ऑयल ने प्लांट शुरू किया है, परली राइस स्ट्रॉ। पंजाब और हरियाणा में 220 लाख टन परली होती है, जला देते हैं। अब उसमें से पानीपत में परली से 1 लाख लीटर इथेनॉल पर डे हो रहा है, वहां से 150 टन बायो बिटुमिन हो रहा है, जिसका हमने पहला रोड बनाया नागपुर जबलपुर रोड पर, और वो रोड अच्छा हुआ, पेट्रोलियम बिटुमिन से अच्छा बिटुमिन बना। और 78,000 टन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बन रही है, यानी हवाई जहाज चलेंगे। तो अब इस देश का किसान केवल अन्नदाता नहीं, ईंधन दाता बना है, ईंधन दाता नहीं ऊर्जा दाता बना है, ऊर्जा दाता नहीं अब वो एक प्रकार से हाइड्रोजन दाता बना है, और हाइड्रोजन दाता नहीं अब वो बिटुमिन दाता बना है। अब आने वाले समय में इसमें गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण होगा। एक ही बात देखो, मक्के से हमने इथेनॉल शुरू किया, मक्का 1200 रुपए क्विंटल था, आज पूरा बिहार यूपी सब जगह मक्का 3 गुना लगा, और मक्के की मार्केट प्राइस 2600 से 28 रुपए क्विंटल हुई, और किसान को पैसा मिला। तो आने वाले समय में इस देश के ग्रामीण कृषि क्षेत्र का विकास होगा, और यही विजन है। और आने वाले समय में गांव समृद्ध संपन्न होंगे, और फिर से एक बार लोग शहर से चलो गांव की ओर करके जरूर जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत अच्छी बात। एक सवाल जो मेरी लिस्ट में नहीं था, आपको देख करके आया, और हम सब जानते हैं नितिन जी बहुत फूडी हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन हैं। सर, फूडी होने के बावजूद इतना फिट कैसे रहा जाता है? आप पहले से ज्यादा फिट हो गए। मैं 135 किलो मेरा वजन था, हाँ वही मैंने पूछा। अब मेरा 85 किलो है, वही 50 किलो कम हुआ है। वैसे मेरी खाने की नियत कम नहीं हुई, पर खाना कम हुआ। वही तो राज जानना और चाहता अभी हूं। मैं मैं सबको कहूंगा कि पहली प्रायोरिटी अपने हेल्थ को दो, सेकंड प्रायोरिटी ऑनेस्ट वेल्थ को दो, और थर्ड फिर कुछ भी काम करो। मैं आज सुबह नागपुर से आया, 9 बजे मेरा फ्लाइट था, मैं 5:30 बजे उठा, और 2.5 घंटा मैंने एक्सरसाइज की, व्यायाम किया, प्राणायाम किया, और फिर मैं एयरपोर्ट पे गया। मैं रोज डेली, मेरे इतना इरेगुलर इनडिसिप्लिन कोई आदमी नहीं हुआ, और कोविड के बाद मैं बदल गया। तब मुझे महसूस है जो गलती मैंने की वो आप मत करिए। आप खाने के बारे में, एक्सरसाइज के बारे में, हेल्थ के बारे में, हेल्थ इज वेल्थ, आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। अब मैं फिट भी हूं मैं, और भी अच्छी होती है, और रात भर तो काफी वक्त काम कर सकता हूँ। वाह, ये आपके मंत्रालय के लोगों के लिए भी थोड़ी चिंता की बात होगी कि 24 घंटे काम लेंगे आप उनसे। मैं जी, ज्यादा से ज्यादा 3 दिन के अंदर ऐसी घोषणा करूंगा वाह। कि ऐसा टोल का सवाल कोई पूछेगा नहीं, सब कुछ हो जाएगा।